Hello everyone, my name is Kashna Tavle and you're watching Kanad Aulukya's physics channel. In this today's session, we are going to discuss about one of very important chapter as per the NEET is concerned and JEE is concerned. So the chapter name is electric charges and fields. तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सीखने वाले हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. तो पहला सवाल होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज? चार्ज क्या होता है सर? It is an intrinsic property of a matter which contains the elementary particles like protons and electrons which are responsible for the forces of attraction or repulsion between various bodies of interactions. सर आपने कुछ तो कहा, हमें कुछ समझ नहीं आया, तो चलो और बातें करते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हुआ, कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये बॉडी के अंदर रहकर, किसी भी बॉडी के अंदर रहकर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने के काम को आते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. तो उन क्वांटिटीज़ को, या क्वांटिटीज़ नहीं बोलेंगे, उन पार्टिकल्स को हम लोगों ने क्या नाम रखा है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है. ठीक है सर. तो इस चैप्टर में और क्या सीखने वाले हैं आप लोग? हम सीखने वाले हैं सर मेजरली इलेक्ट्रिफिकेशन. सर इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है? गिविंग अ चार्ज टू द बॉडी, गिविंग अ चार्ज टू अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. यानी कि सिंपल तरीके से मैं अगर कहूँ बेटा, किसी भी बॉडी को चार्ज करने वाले मेथड्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं सर. यानी कि न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस को भी हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन बोल सकते हैं. तो सवाल अब आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यूट्रल बॉडी? तो अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? बेसिक बातों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है. सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल बॉडी सर? अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल. A body is said to be neutral when it contains the number of positive charges and the number of negative charges equally. यदि कोई भी बॉडी हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोल रहे हैं, it contains, it must and should contains, it contains equal number of positive and negative charges, then that body is said to be what बेटा? न्यूट्रल बॉडी. कोई भी बॉडी जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होते होंगे तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी. तो सर हम लोग न्यूट्रल बॉडी का यहाँ पे डिज़ाइन बना देते हैं, ये प्लस माइनस और टाइम पास, प्योरली टाइम पास है सर. सो न्यूट्रल बॉडी की बात हो गई. अब हम बात करते हैं बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे किया जाए सर. हाउ यू कैन चार्ज द बॉडी एज अ पॉजिटिव चार्ज? सो लेट मी से पॉजिटिव बॉडी. हम बात कर रहे हैं बेटा पॉजिटिव बॉडी. किसको पॉजिटिव बॉडी बोलना चाहिए? चलो वन बाय वन बात करते हैं हम लोग. अ बॉडी इंप्लाइज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अ बॉडी विच इंप्लाइज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी बॉडी से अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो जो चार्ज उस बॉडी पे रहेगा, दैट चार्ज इज नथिंग बट व्हाट बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी. फिर से एक बार मैं बात कर रहा हूं. अ बॉडी विच इंप्लाइज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. A body which implies deficiency of electrons. यानी कि यदि किसी बॉडी से अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो उस बॉडी के ऊपर क्या चार्ज रहेगा? हम बोल रहे सर उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज. कैसे सर? आओ बातें करते. इट वॉज इनिशियली न्यूट्रल बॉडी. यस बेटा, हमने बोला कि ये पहले इनिशियल में न्यूट्रल बॉडी था सर. ऑफ कोर्स इट वॉज अ न्यूट्रल बॉडी. इफ यू रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस न्यूट्रल बॉडी, if you remove some electrons from this neutral body, this body is going to be acquire a charge plus. चलो भैया मैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो देखते हैं अपन के पास क्या बचता है सर. अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा +3 चार्ज आएगा इसके ऊपर. सिंपल बात कर रहे हैं सर हम लोग. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी? हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की. नेगेटिवली charged body. So when you say the body is negatively charged, सर आप लोग बॉडी को नेगेटिव चार्ज कब कर सकते हो? अ बॉडी विच एम्प्लाइज द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स. यदि किसी बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा बेटा वो रहेगा नेगेटिव चार्ज्ड बॉडीज. अ बॉडी इम्प्लाइज सिंपल बातें, द एक्सेस ऑफ
electrons, so then body is said to be negatively charged. यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज रहेगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। फिर से एक बार एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है सर, न्यूट्रल बॉडी इन द सेंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर सिमिलर टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ओके सर, नाउ ओवर दिस बॉडी वी आर गोइंग टू बी ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो इस बॉडी के ऊपर अपन लोग जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, सो इट वाज इनिशियली न्यूट्रल बॉडी, बट व्हेन यू ऐड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट, मान लो मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी बेटा, -3e। सो दिस इज व्हाट वी कैन चार्ज द बॉडीज by removing of electron and by adding of electron. But kind of information, one of a very important information I am going to be share with you. What is that? जब आप बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हो, जब आप बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हो तो बॉडी में से अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे बेटा तो कहीं ना कहीं पे ये जो बॉडी है जब चार्ज होगी तो इसका जो मास होगा, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी डिक्रीज, मास ऑफ दिस बॉडी डिक्रीज्ड बता रहा मैं, डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ ना कुछ नन्ना मुन्ना मास होगा, हाँ होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन्स का जो भी मास था वो मास निकल के गया, यानी कि बॉडी का भी मास कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ होगा। उसके वाइस वर्सा हम यहाँ पे बात करते हैं, व्हेन यू ऐड सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स ओवर दिस न्यूट्रल बॉडी ड्यूरिंग द नेगेटिव चार्जिंग की जब बात करते हैं, जब इस बॉडी के ऊपर अपन लोग कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, सो ऑब्वियसली द मास ऑफ दिस चार्ज्ड बॉडी मस्ट एंड शुड बी इंक्रीज। तो ये एक छोटा सा बात है, आपको याद रखना है, ठीक है सर। और क्या बोल सकते हैं अपन इसके अंदर, चलो और सिंपल बातें करेंगे। प्योर आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा और भी हम लोग डिटेल्स में इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, चलो हाँ नेक्स्ट, व्हाट इज द एसेंट ऑफ चार्ज। हम लोग बेसिकली जानते हैं कूलम इज द एसेंट ऑफ चार्ज, हम सभी लोग जानते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ चार्जेस, हम छोटा सा इंट्रोडक्शन और बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ चार्जेस के हम लोग रिलेशंस देखेंगे। चलो सर और बात करते हैं, क्या क्या यूनिट्स है हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो हाँ, जैसे कि हम लोग एसआई में बोलते हैं सर, चार्ज ऑफ एसआई यूनिट में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच बेटा, इन एसआई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होगा एसआई सिस्टम में। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में, दैट इज व्हाट बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाउएवर द चार्ज ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन व्हेन वी डिस्कस अबाउट in CGS, charge of an electron when we discuss about in CGS is 4.8 into 10 power of minus 9 stat coulomb, minus 10 stat coulomb। स्टैट कूलम बोलो, स्टैटिक कूलम बोलो, या तो इसको CGS भी बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू CGS में होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। चलो सर अब और एक बात बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, छोटी मोटी बातें हैं। कन्वर्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज, कन्वर्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज from SI to CGS। चलो from SI to CGS की बात कर रहे हैं, SI to CGS। 1 कूलम चार्ज को SI से CGS में कन्वर्ट करते। बेसिक बातें आप ही ने अभी बताया है सर। क्या कहा हमने, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज SI में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही चार्ज की वैल्यू CGS में लिखेंगे तो हम लोग 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम इतना लिखते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर
कि that means 4.8 into 10 power of minus 10 static coulomb या stat coulomb is equals to 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb. So bachcha party, what I can write for this one stat coulomb value is equals to 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb upon 4.8 into 10 power of minus 10. So approximation इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 stat coulomb is equals to 1/3. 1 stat coulomb is equals to 1/3 into 10 power of minus 9 coulomb. ये रहा एक स्टैट कूलम. इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्टैट कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट the one electrostatic unit value is equals to what beta 1/3 into 10 power of minus 9 कूलम. तो ये भी बेसिक बातें हैं, आपको याद रखना है. लिखना है तो आप लोग नोट्स लिख सकते हो. हाँ, और एक बात भी मैं बोलना भूल गया कि इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का. चलो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे. नोट इट. Conversion 1 coulomb to एप कूलम. ये जो यूनिट होता है इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोलते हैं बेटा. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. इसको हम लोग बड़े प्यार से EMU के भी नाम से जानते हैं. सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू बेसिकली 1 कूलम इज इक्वल्स टू 0.1 एप कूलम which is equals to 1/3 into 10 power of minus 9 ESU. आप चाहे तो इसको EMU भी बोल सकते हो. 1 coulomb is equals to 0.1 EMU which is equals to 1/3 times of 10 power of minus 10 ESU. तो बेसिक यूनिट्स है. कभी कभी आपको क्वेश्चंस में एक बार शायद मेरे ख्याल से नीट में कन्वर्जन के बेसिस पे एक सवाल बना हुआ है, तो इसीलिए मैं सब कुछ ये पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. That was the smallest unit of charge. Now what is the largest unit of charge? Let us discuss about largest unit of charge. अगर वो यूनिट स्मॉलेस्ट था तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज विच वन सर? ऑफ चार्ज. तो कोई सोच सकता है क्या है? सोचो क्या है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज बेटा 1 फैरेड. फैरेड, यस, आप सही सुन रहे हो. फैरेड इज अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. सर फैरेड, हाँ भाई फैरेड ही बात कर रहा मैं. So 1 farad is the amount of charge carried by 1 mole of electrons. मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 farad, हाँ तो हम बोल रहे farad, पहले लिख देता मैं farad. 1 farad is the amount of charge carried by 1 mole of electrons. It is the amount of charge. ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. It is that amount of charge carried by 1 mole of electrons. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलके जो भी चार्ज बनाएंगे. फिर से एक बार, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो भी चार्ज बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड 1 फैरेड. 1 फैरेड. सो लेट मी गो फॉर नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैरेड हियर. सर वी हैव बेसिक प्रॉपर्टी, अभी हम लोग आगे सीखेंगे. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल के आता है Q इज इक्वल्स टू NA इंटू. ये बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा, आप लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर. सो NA इज एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर ऑफ 23. बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 19 कूलम. डरने का नहीं, आगे आएगा. ऐसा नहीं कि सर मास्टर नहीं बता रहा है, मास्टर बताएगा, समय के साथ बताएगा. ठीक है. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर मैं सही हूँ तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज बचता है ये कूलम होगा. ऑब्वियसली मैंने कूलम लिखा हुआ है 96368 कूलम. So 1 farad is equals to 9636 into 8 coulomb. This much of charge. ये बहुत बड़ा हो गया साला, बहुत बड़ा चार्ज है 1 फैराड मतलब. ठीक है सर. तो चार्जेस की सबसे पहले खोज जो की थी, बेसिक बात में अगर बात करेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन. द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द चार्ज वाज बेटा दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. चलो ठीक है सर. और बोलो और क्या बेसिक बातें करते. 10 से 15 मिनट में लोग पूरा बेसिक उड़ा देंगे सर. हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है. हम लोग व्हेन चार्ज इज गिवन टू द मेटेलिक कंडक्टर्स, ध्यान सुनना हम लोग क्या बोल रहे हैं. व्हेन
charge is given to the metallic conductor, तो क्या होगा? चलो आओ बात करते हैं सर। चलो देखते 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 क्या क्या लिख सकता है मास्टर ने बोला एक हमारे पास कंडक्टर है। हाँ है सर। क्या इनिशियली न्यूट्रल था? हाँ सर। अगर मैंने इस न्यूट्रल चार्ज्ड बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और ये बॉडी भी कैसी ले ली बेटा? कंडक्टर लिया हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कंडक्टर का मतलब क्या होता है? टिकट 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 टिकट। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट which passes electricity is nothing but what? Conductors. So when you give some charge to it now, you know very well the conductor allows to flow the electrons, or you can say the electrons are free into the conductor. So therefore when these electrons enters into this metallic body, say for example when these electrons enter into this metallic body, so they repel each other and they are ready to move freely. Hence, so these all electrons repelling each other, finally they distribute uniformly. I'm talking about distribute uniformly on its outer surface. तो भाई साहब, जब भी अपन लोग चार्ज किसी भी कंडक्टर को देते हैं तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के ऊपरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है सर, और बोलो। अगर मैं मान के चलो कि भाई इसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं, चलो और सर इसी बॉडी में से सपोज आई एम जस्ट रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स, सो द बॉडी गेट सम पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली। फिर से एक बार हमने कहा कि द चार्जेस आर फ्री टू मूव इन दिस वन, सो हेंस दे अगेन रिपेल्स ईच अदर। ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम सब मानते हैं ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, या तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन टूटा उसको उसने डिस्प्लेस किया, इस तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज मूव होता है। आगे हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। आओ, तो ये फाइनली चार्ज क्या होगा? इसके सरफेस पे आके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये था कि जब भी हम लोग चार्ज किसी भी कंडक्टिंग बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स को देते हैं तो ये जो चार्ज होता है बेटा उस बॉडी के आउटर मोस्ट सरफेस पे आता है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर हम लोग वही चार्ज नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को देंगे तो क्या होगा? अगर वही चार्ज हम लोग नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को देते हैं तो चार्ज जिस जगह पे दिया हुआ है उसी जगह पे लोकेट करेगा। इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। सपोज कि मैंने बोला ये दिस इज व्हाट अ नॉन मेटेलिक बॉडी एंड आई हैव गिवन वन सम चार्ज ओवर हियर, सो द चार्ज इज रिसाइडिंग एट टू दैट पोजिशन ओनली, इट वोंट redistribute on the surface, because you know very well if the material is non-conducting or insulating, it do not allows the passage of electrons through it freely. उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते हैं, इसीलिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दोगे वहाँ पे चार्ज आएगा, या जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे वहाँ पे ही चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी बेसिक बातें समझ में आई होगी। आपको जितना लिखना है उसमें से लिखो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, चलो इसमें हम लोग बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक चार्जेस में, दैट इज व्हाट मींस चार्ज इज कंजर्व्ड। चलो भाई बात करते, पहला प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे, चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज कंजर्व्ड? हम लोगों ने रट्टा मार के रखा होगा सर, the charge of any body is an integral multiple of a basic unit of charge or electron, that is nothing but charge is quantized। हम लोग पढ़ के आए, सर रट्टा मार के आए हम लोग, क्या है यही कि भैया किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस और माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ e। सर इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्वांटा discrete, not continuous. So we are not getting the feel what you're trying to tell us. Let me explain you one more time what is the exact meaning of quantization of charge. Suppose there is one body which contains the n numbers of charges. Suppose there is one body which contains the n numbers of charges. This n should and must be, the n should and must be either 1, 2, 3, ding, 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 so on, sir. It cannot be like that, sir. 1.1, 1.2,
2.4, 3.5, so and so. इट मीन्स दैट कि किसी भी बॉडी के ऊपर का जो टोटल चार्ज होता है या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1000 lakhs इन, ये कुछ तो कुछ होगा, लेकिन सर इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप ये कहना चाहते हो सर कि किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो डिस्क्रीट होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। यस ऑफ कोर्स, मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, दैट चार्ज मस्ट एंड शुड बी इन अ डिस्क्रीट मैनर रादर दैन इट इज अ कंटिन्यूअस वन। अच्छा सर, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ठीक है ठीक है, और भी समझाओ सर, और समझाओ, चलो और बातें करते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, it is not applicable for macroscopic bodies। सर अब इसका क्या मतलब होता है? क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लार्जर बॉडीज? यस ऑफ कोर्स यू आर करेक्ट। मैंने जो यही कहना है कि मेरे को ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है किसी भी बॉडी के इन टर्म्स ऑफ चार्ज जब बात करते हैं, सो व्हाट सर, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक, बड़े बॉडियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? when you deal with the macroscopic bodies, charges involved are typically very large। कुछ कहा मास्टर ने कहा जब अपन लोग बड़े बड़े बॉडीज के बारे में डिस्कशन करते रहे इन टर्म्स ऑफ चार्ज सर, उसमें बहुत सारे नंबर्स या नंबर्स ऑफ चार्जेस बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। सो अगर मैं गलत नहीं हूं, सो आई कैन से सर इन दैट केस मास्टर जी, दिस n इज कांट डिफाइंड। ओए होए 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 होए, मास्टर ने कहा इस n की संख्या पता ही नहीं है भैया, तो तुझे चार्ज कैसे मिलेगा बेवकूफ? सोच। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हो इफ द n इज नॉट डिफाइंड, हेंस सर दिस क्वांटाइजेशन कंडीशन इज नॉट वैलिड फॉर द लार्जर बॉडीज। मार्क कर ले इस बात को, मार्क ले, तो इसे समझ ले, कोई बात नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है सर, और बता दो क्या ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड होता है? ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब बात करेंगे तो n इज डिफाइंड होता है। सर कोई आपके पास प्रैक्टिकल एविडेंस है कि भाई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ कंडीशन होती है वो वैलिड नहीं? हाँ चलो थोड़ा टाइम पास कर देते हैं, चलो आओ बात करते हैं। सो लेट मी से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यार, हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड टुगेदर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड टुगेदर, ची कितना गंदा हैंडराइटिंग। चलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। चलो भैया, 1 माइक्रोकूलम, अरे 1 माइक्रो, नन्ना सा चार्ज की बात है, 1 माइक्रोकूलम। ओ भाई साहब, चलो साहब, तो हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू होता है सर प्लस जर माइनस ऑफ n इंटू ई, n बराबर होता है साहब Q डिवाइड बाई ई मास्टर। Q मतलब कितना लेना है अपन को लेना है 1 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन सर, 1 इंटू 10 का पावर ऑफ -6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ -19 कूलम। मास्टर जी रट्टा मार के रखा है 0.625 इंटू 10 का पावर ऑफ, हाँ तो ये -6 प्लस 19, ये 13 और ये 12, तो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट बेटा 6.25 इंटू 10 का पावर ऑफ प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स, इटसेल्फ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक माइक्रोकूलम चार्ज में अगर इतनी संख्या हो सकती है तो सोच अगर बॉडी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेंगे तो क्या हाल होगा सर। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग दैट। ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ, किताबें बताती है, सब फिजिक्स बताती है कि भाई जब भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो ये क्वांटाइजेशन चार्ज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। शॉर्टकट में रिवाइज करता हूं, मैंने कहा कि बॉडी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर का जो टोटल चार्ज होता है n नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है। यस सर, ऑब्वियसली होता है, होना चाहिए। और n की जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होगी, फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होगी। तो फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होगी मतलब यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर आएगा ये 1 2 3 4 में इसी तरीके से आएगा सर। अगर मैं और रियलिस्टिक बात करूं तो बेटा n की जो संख्या होती है ना, इनकी जो संख्या होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफाइन नहीं होती है, इसीलिए हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं करते, लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोपिक
मैक्रो, नो मैक्रो के लिए हम लोग एप्लीकेबल नहीं करते, और मैक्रो के लिए इसको हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। लिखना है तो लिखो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो और आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज? हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे, जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लेट मी गो फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2। लाइक चार्जेस आर रिपेल्स ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। जो फालतू की बात है यार, टाइम पास की बात है, टाइम पास नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम इसमें से ऐसी बात बताऊंगा ना, दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का आज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। प्रॉपर्टी नंबर 2 P2। चलो क्या है? लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। अच्छा, टाइम पास रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट्स ईच अदर। सर बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, आर अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसमें क्या नई बात है सर? कुछ तो नया पढ़ाओ। अच्छा चलो अब आते हैं कंसेप्ट की तरफ। क्या ये जो मैंने लिखा के दिया सही है? 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई लाइक चार्जेस आर रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, सोच समझ के इसका जवाब दे देना। अगर बेटा मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 बॉडीज है, हाँ है सर, मेरे पास 2 बॉडीज है, यस सर, दे आर बोथ पॉजिटिव चार्ज, यस सर, can the bodies having the same charge or same nature of charge can attract to each other? समझ दे रहा हूं, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताओ। मैंने कहा कि भैया आपके पास 2 बॉडीज है, हाँ, क्या दोनों बॉडीज को हम लोगों ने सेम नेचर का चार्ज दिया है? हाँ सर दिया है। क्या सेम नेचर का चार्ज देने के बाद बॉडीज अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? मास्टर पगला गया है, मास्टर ने तो बोर्ड पे लिखा है कि तुमने ही लिखा है मास्टर, एंड द चार्जेस आर लाइक दे आर रिपेल एंड द चार्जेस आर अनलाइक दे आर अट्रैक्ट्स, बट इट इज ऑलवेज नॉट ट्रू। यही तो बात कहना चाहता हूं मैं, ये हमेशा सही नहीं है भैया। रीजंस एंड असर्शंस में यहाँ पे पूछ भी सकता है, तो यहाँ पे हवा भी निकल जा सकती है। तो आओ मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका कंसेप्ट। तो हमारे पास लेट मी से देयर आर 2 मेटालिक कंडक्टर्स, ओए होए, कंडक्टर नंबर 1 एंड कंडक्टर नंबर 2, दे आर वेरी क्लोज इनफ। ओए चलो फिर से एक बार, हमने बोला कि हमारे पास 2 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे कंडक्टर्स या मेटालिक स्फीयर्स है सर, हाँ है सर, बोथ हैविंग द सेम रेडियस। मेरे कन्वीनियंस के लिए या मेरा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैं दोनों का रेडियस सेम ले रहा हूँ, ले लो सर। द चार्ज ऑन द फर्स्ट वन इज लेट मी से बेटा Q1। इसके ऊपर मैंने चार्ज मान के लिया है Q1 है। फिर से एक बार बोल दूं, मैंने 2 मेटालिक कंडक्टर्स लिए हुए हैं, दोनों को मैंने सिमिलर नेचर का ही चार्ज दिया हुआ है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, दिस 2 कंडक्टर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर मास्टर, बट the thing is that when I'm giving or adding a charge on these spheres, I have made one situation, I created one situation like this. What is that means? The charge on first conductor is much greater than charge on second conductor. सर इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। प्रॉपर्टी में ना हलचल मच जाएगी, हलचल मच जाएगी ऊपर की प्रॉपर्टी में। कैसे हलचल मचती है? क्या अपन ने बोला अपन के पास 2 स्फीयर्स है, हाँ सर, क्या अपन ने दोनों को सिमिलर नेचर का चार्ज दिया? वो भी दिखाई दे रहा है सर। क्या मास्टर ने चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर इज टेकन एज अ मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन Q2? तो इससे क्या होगा सर? इससे कोई बदलाव आएगा? डेफिनेटली इससे बदलाव आएगा। आओ चलो अपन ने बोला कि सर इसको अपन ने बहुत सारा चार्ज दिया हुआ है, हाँ सर, इसको अपन ने बहुत सारा चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया? मान के चलता मेरे घर का क्या जा रहा है, 1000 + 1000 E मान के चलते इसको अपन ने जो चार्ज दिया +1000 यानी कि +1000 इलेक्ट्रॉन्स या +1000 E चार्ज या प्रोटॉन्स दिया। एंड चार्ज ऑन द सेकंड बॉडी इज, लेट मी अज्यूम बच्चा पार्टी, आई हैव गिवन 100 + E। तो इससे क्या होगा सर? अभी कुछ देर बाद या कुछ समय बाद मैं आपको और एक प्रॉपर्टी या मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ाऊंगा, इंडक्शन। अगर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो ठीक, नहीं है तो और भी ठीक, अपन लोग आगे पढ़ लेंगे सर। आप मान के चलते क्या अपन ने यहाँ पे +1000 इलेक्ट्रॉन्स या +1000 प्रोटॉन्स का चार्ज दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सर।
यहाँ पे +100 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं। हाँ सर, एक इंडक्शन नाम की प्रॉपर्टी आएगी आगे आगे जब चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको और भी डिटेल्स में आ जाएगी। ये जो कंडक्टर होता है चार्ज, जब इसके नजदीक में आएगा तो यहाँ पे +1000 प्रोटॉन्स है, तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर से इंडक्शन नामक प्रॉपर्टी के कारण से इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस बनाएगा। ओए ये क्या चीज है सर? यानी कि आप जो डेटा हमें दे रहे हो मास्टर जी, आप जो डेटा हमें दे रहे हो मास्टर जी, आप ये कहना चाहते हो कि यदि इस पहले गोले पर 1000 प्रोटॉन्स थे तो इंडक्शन नामक प्रॉपर्टी के कारण से बिकॉज ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस दिस स्फीयर गोना क्रिएट द चार्जेस इन अनदर स्फीयर which is of opposite nature, and whatever the positive charge present there, no, it went on the other surface। फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, मैं और एक बार आपको बताता हूं, थोड़ा बहुत आपके नॉलेज के लिए बता दूं। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, मान लो हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर, इसके ऊपर 1 2 3 4 प्लस चार्जेस है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, समझो सर एक न्यूट्रल कंडक्टर है। तो ये क्या करता है, अपने तरफ अपोजिट में नहीं पॉजिटिव, इसके अंदर जो भी न्यूट्रल था ना उसके अंदर चार्जेस पड़े हुए। न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो मानते ही हो ना। तो इसके अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। ये चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। उसमें से कौन सा खींचेगा? नेगेटिव अपने तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को अपने से दूर करेगा। आगे चल के मैं चार्जिंग ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग में इसको डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये कंडक्टर था, इसमें चार्ज कितना था? +1000। ये भी कंडक्टर था, हाँ सर, इस पर चार्ज कितना था? +100। क्या ये कंडक्टर को चार्ज, एक चार्ज कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के आस में या पास आने के कारण से क्या इसमें एक इंडक्शन प्रोसेस होगा सर। तो ये पूरा +1000 E यहाँ से नेगेटिव 100 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा और पॉजिटिव 1000 प्रोटॉन्स को अपने से दूर खींचेगा। तो खींचेगा सर। अब क्या सर, इसका कहीं ना कहीं पे हम लोग सेंटर मान के चलते हैं, यहां पर है, और इसका तो सेंटर मान लो यहां कहीं तो है सर। अब तो क्या करते, इस पूरे को एक मान लेते डॉट। ये डॉट है सर, डॉट नहीं है, ये चार्ज है, देखो वो ये चार्ज है। मान लो इसका पूरा चार्ज यहाँ पे अकोमोडेट किया है मैंने, मानने को क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे कितना है? +1000 E यहाँ पे है सर। यहाँ से दूरी देखो आप लोग, यहाँ से दूरी देखो, इसकी दूरी देखो, इसकी। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव -1000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। अब इसका ओवरऑल ये जो भी पॉजिटिव है, पहले के 100 और ये कितने 100 मान लो, 1000 मान लो, लगभग 1100। चलो सर, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। यहाँ कहीं तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कहीं तो कूलम नाम का भी कोई फोर्स होता है। हाँ, तो कूलम नाम का भी कोई फोर्स होता है। क्या बोलता है भैया कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा सर, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ऑफ कोर्स होगा सर। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो चिल्लर पार्टी ध्यान से सुनना, कूलम फोर्स को जब लिखते हैं आगे लिखा के दूंगा K × Q1 Q2/R²। हम इसकी बात नहीं कर रहे सर, चार्जेस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बात करें सिर्फ डिस्टेंसेस के बारे में ही जब बात करेंगे। If this distance you talk, no, this distance is smaller as compared to this, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है इसलिए फोर्स ज्यादा होगा, और पॉजिटिव में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो बताओ अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? भाई साहब अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अब बताओ, कुछ फील आया? नहीं आया? अरे ध्यान से सुनना ना, यहाँ पे 1000 प्रोटॉन्स थे, ये इसके ऊपर मानो 10 प्रोटॉन्स थे या कोई 100 प्रोटॉन्स है, बहुत संख्या कम में है। तो इसने इंडक्शन प्रोसेस के कारण से यहाँ पे 1000 नेगेटिव चार्जेस बताए, न्यूट्रल बॉडी में से निकाले, और जो बचे हुए 1000 पॉजिटिव चार्जेस थे उसको अपने से दूर भेज दिए सर। इसका एवरेज डिस्टेंस ये मानते, इसका एवरेज डिस्टेंस ये मानते इससे, और इसका पूरा चार्ज एक पॉइंट पे अकोमोडेट करके बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे किया +1000 प्रोटॉन्स, इसका जो भी चार्ज है माइनस, इसके एग्जैक्टली अपोजिट -1000 इलेक्ट्रॉन्स है सर। और ये जो है जो भी है 1100, कोई बड़ा नंबर नहीं है, कंपेरेबल करेंगे तो बहुत छोटा नंबर है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, नेचर पॉजिटिव नेगेटिव, सो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिपल्शन. सो टेल मी नाउ विच काइंड ऑफ नेचर इज देयर. सर, it is clearly we can see that the body is having same nature of charge, not amount, same nature of charge can attract to each other if and only if one body must contain a large number of electrons compared to other. बस यही है. एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है दूसरी के बॉडी की कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि भैया यहां पर ये प्रॉपर्टी गोविंदा हो जाएगी. सर ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो, हम लोग और बातें डिस्कशन करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर. लिख लो.